वेलकम बैक माय चैनल। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे विद्युत आवेश होता क्या है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया। यदि लेक्चर सभी को समझ आ रहे हैं तो बता देना, यदि इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज करना है, यानी किस प्रकार स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की वगैरह वगैरह कुछ भी, तो अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। उसके बाद में अगली हेडिंग है कूलाम का नियम। एक साइंटिस्ट है कूलाम, उसने ये बताया कि आपके पास यदि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश मैंने ले लिया यहाँ पर Q1 और एक दूसरा बिंदु आवेश ले लिया मैंने यहाँ पर Q2। इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस मेरे पास है, जो दूरी मेरे पास है, वो कितनी है जी? R है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है इन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों आवेशों का परिमाण कितना है, इन दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब जैसे ही मान लो इन दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे की भिन्न है, यानी Q1 यहाँ पर पॉजिटिव माना जाए, Q2 यहाँ पर नेगेटिव माना जाए, तो तुम्हें पता होगा कि ये आवेश इसकी ओर क्या होगा? आकर्षित होगा, और ये आवेश इसकी ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। तो इन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत के बल कितना है? F। कितना है जी? F। के F बल से एक दूसरे की ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। अब कूलाम के अकॉर्डिंग इस स्थिर वैद्युत के बल, स्थिर वैद्युत के बल F का जो व्ययमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर मैं कहूँ समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी बात कि जो इनके मध्य बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर कौन सी आएगी? 2 आएगी। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखें तो इसकी जो LHS साइड है उसमें F कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा? R² आएगा। अब यहाँ से यदि समानुपाती का चिन्ह हटाया जाए तो ये क्या लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा जी? R² आएगा। यानी दो आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा? R²। अब जो K यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इसे क्या बोलते हैं? समानुपातिक नियतांक। K यहाँ पर क्या है? यहाँ एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत के नियतांक कहा जाता है। स्थिर वैद्युत के नियतांक कहा जाता है। इस K का मान कितना होगा? देखिए जरा, K इज इक्वल टू नियतांक है, तो नियतांक का मतलब क्या है कि इसका मान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन इसका मान किसी माध्यम के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य, एक बार यदि मैं डायग्राम निकालूं तो इस प्रकार, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य हम कोई मीडियम दूसरा ले लें, एक बार यहाँ पर क्या लिया हमने? निर्वात लिया। इन दोनों के बीच में क्या लिया जी? निर्वात। यदि निर्वात के स्थान पर आप वायु ले लो, जल ले लो, या फिर कोई अन्य कोई मीडियम ले लो इनके मध्य, तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो बल F कार्यरत है इनके मध्य, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम परिवर्तित होगा तो इनके मध्य बल की भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो हम ये ओनली फॉर बात कर रहे हैं निर्वात जब हो इनके मध्य। निर्वात का मतलब क्या है? कोई भी मीडियम नहीं, बिल्कुल खाली, वैक्यूम। अब K का मान कितना होगा? देखिए ज़रा, K होगा 1/4πε0, और यदि इनकी वैल्यू सभी हम लिखें तो ये मान आएगा मेरे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक विभेदीय सूत्र बाद में बता देंगे। अब यहाँ पर जो ε0 मैंने लिखा है इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की
विद्युतशीलता। और इसका मान निर्वात के लिए, निर्वात या फिर तकरीबन वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए इसका मान लिया जाता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 और ये अपने पास आएगा एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार आएगा कि कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा और इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। उसके बाद अपने पास एक हेडिंग और आती है जिसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसका सूत्र क्या होगा देखिए सर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ निर्वात में, एक मिनट इसके लिए विद एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे लिखें। अब ये मानो कि दो आवेश अपने पास हैं, उनकी हमें तुलना करवानी है निर्वात या फिर किसी अन्य माध्यम से। ठीक है, मान लो इसी प्रकार है डायग्राम, ये दोनों आवेश इसी प्रकार है, ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश। ठीक है, इनके मध्य पहले क्या है? वायु या फिर मैं क्या मानूं निर्वात है। तो निर्वात या वायु के लिए सूत्र में क्या लिखूंगा देखिए जरा, निर्वात या वायु के लिए हम लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू, एफ नॉट किसके लिए लिखा है? निर्वात या फिर वायु के लिए, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने के का डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दिया। उसके बाद में क्या लिखूंगा? Q1.Q2 अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। और इसे मानना है इक्वेशन नंबर कौन सी आगे जी? एक आगे। अब इन दोनों के मध्य आप लोग क्या भर दीजिए? एक माध्यम भर दीजिए, या तो यहाँ पर जल या फिर धातु की प्लेट, कुछ भी रखिए चाहे, किसी कोई ना कोई मीडियम इनके अंदर पुट करना इन दोनों आवेशों के मध्य। तो मैं लिख सकता हूँ माध्यम के लिए, हम लिख सकते हैं माध्यम के लिए यदि आपने को मीडियम भरा है तो एफ एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता डॉट, दोनों आवेशों का परिमाण वही रखा है, दोनों के मध्य दूरी भी हम लोगों ने वही रखी है, और इसे मानिए इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई जी? 2। अब तुलना करवानी है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर कौन सी आएगी जी? 2 आएगी। समीकरण 1 कौन सी है? एफ नोट। समीकरण 2 एफ एम। और इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक या फिर क्या बोलते हैं? सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब एफ नोट और एफ एम का मान रख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1.Q2 अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर अपॉन एफ एम का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1.Q2 अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। अब जाहिर सी बात है इससे ये कटेगा पूरा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? नीचे आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर यदि एप्सिलॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी तुलना हम करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमेशा एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ सदैव एप्सिलॉन आर का मान हमेशा क्या आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 या 1 से ज़्यादा, और 1 होता है वायु के लिए। यदि किसी माध्यम के लिए लिखूं, यहाँ सदैव किसी माध्यम के लिए यानी किसी मीडियम के लिए यदि बात करें तो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। तो क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि एप्सिलॉन नोट का मान एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन नोट से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा एक से बड़ी संख्या से। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू एप्सिलॉन नोट से तो बड़ी आएगी, कन्फर्म है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एम इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब एप्सिलॉन आर का मान बताऊँ तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है एक, वायु के लिए देखूं तो 1.005 के आसपास होता है। और यदि निर्वात के लिए देखें, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है डायरेक्ट परफेक्ट 1 होता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, किसी धातु प्लेट के लिए धातु के लिए होता है एप्सिलॉन आर का मान अनंत। यदि कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास कि दो आवेश हैं, एक तो दे दिया आपको 5 माइक्रोकुलाम, एक दूसरा आवेश दे दिया यहाँ पर -6 माइक्रोकुलाम, और बाद में दे दिया कि इनके मध्य एक प्लेट रखी जाती है एल्यूमिनियम की। इस प्रकार एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी। इन दोनों आवेशों के मध्य जो डिस्टेंस आपको दी है वो दे दी 1 सेंटीमीटर। फिर आपको ये पूछा कि इन दोनों आवेशों के मध्य फोर्स कितना लगेगा, यानी स्थिर वैद्युत के बल कितना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए ज़रा, एप्सिलॉन M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो मैं यही लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला क्या है, Q1.Q2 अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा। हमें पता है कि यदि एल्यूमिनियम की यहाँ पर प्लेट रखी है, ये जो प्लेट रखी गई है वो कौन सी है जी, एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत। ठीक है, तो नीचे यदि अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, अनंत, और ऊपर कितना है, Q1.Q2 है, कोई दिक्कत नहीं, Q1.Q2। अब किसी भी संख्या में यदि अनंत का डिवाइड करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। यानी जब एक धातु की प्लेट रखी जाए इन दोनों आवेशों के मध्य तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, 0 अप्लाई होगा। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगली हेडिंग क्या रहेगी, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखिए ज़रा। इसके लिए हम एक कार्तीय निर्देश तंत्र लेते हैं पहले। इस पर यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए ज़रा, दो बिंदु आवेश हमें लेने हैं, दो बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश मैंने ले लिया Q1, एक बिंदु आवेश मैंने ले लिया यहाँ पर Q1, एक दूसरा बिंदु आवेश मैंने ले लिया यहाँ पर Q2। एक बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश कौन सा ले लिया जी, Q2 आवेश ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इनका स्थिति सदिश फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मूल बिंदु से मिलाया इस प्रकार। ठीक है, मिला दिया, एक मिनट, इस प्रकार मिलाया। और इसका स्थिति सदिश मैंने लिख लिया वेक्टर R1, वेक्टर R1 लिख दिया। ठीक है, और इसका स्थिति सदिश मैंने लिखा यहाँ पर वेक्टर R2। स्थिति सदिश पता है सभी को कहाँ से लिए जाते हैं, मूल बिंदु से लिया जाता है स्थिति सदिश। अब हमें ये देखना है इन दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन कितना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों आवेशों को किसी रेखा से मिलाया, इस प्रकार किसी काल्पनिक रेखा से मिलाया दोनों आवेशों को, और इनके मध्य का विस्थापन कितना है, R1, वेक्टर R1 2 लिख दिया मैंने। विस्थापन कितना है, R1 2 है। ठीक है, चाहे आप 1 से 2 जाओ चाहे 2 से 1 जाओ, विस्थापन क्या आएगा, समान आएगा।
यानी मैं करूँ इस प्रकार लिखूँ तो मोड R12 इज इक्वल टू मोड R21। इसका मतलब है चाहे 1 से 2 जाओ चाहे 2 से 1 की ओर आओ, इन दोनों के मध्य जो विस्थापन है उसका परिमाण क्या रहेगा, समान। लेकिन इन दोनों में फर्क है, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 में फर्क है। देखिए ज़रा, ये एक्स एक्सेस और ये कौन सा होगा, वाई एक्सेस होगा। ठीक है, दोनों आवेशों की स्थिति हमने बता दी, वेक्टर R1 व वेक्टर R2। उसके बाद अब ये दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। हमने ये मान लिया कि इन दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, या तो धनात्मक मानो या फिर क्या मानो, ऋणात्मक मानो। तो मैंने मान लिया कि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, समान, धनात्मक है। और यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। इस प्रकार ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे इस प्रकार। देखिए ज़रा, अब एक पर बल लगेगा किसके कारण, दो के कारण। मैं लिख सकता हूँ एक पर बल दो के कारण। यहाँ पर देखूँ तो ये फोर्स अप्लाई होगा दो पर किसके कारण, एक के कारण। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकता हूँ, Q1 पर Q2 के कारण बल। कितना फोर्स अप्लाई होगा देखिए ज़रा, हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू, अब कोई भी सदिश है, यानी मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश। यानी पहले क्या लिखना होगा, परिमाण लिखना होगा, उसके बाद में क्या लिखनी होती है, उसकी दिशा लिखनी होती है। देखिए ज़रा, पहले क्या लिखना होगा, परिमाण, यानी मोड F12 इंटू में क्या आएगा, दिशा। अब डायरेक्शन बताओ इस फोर्स की दिशा कौन सी होगी, देखिए ज़रा, यानी इस फोर्स की दिशा देखिए कहाँ से कहाँ है, दो से एक की ओर है डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ है जी, दो से एक की ओर। यानी हम लिख सकते हैं मोड, एक मिनट, हाँ जी, मोड सॉरी कहाँ से कहाँ है, दो से एक की ओर है, यानी R2 से 1 और ऊपर क्या लगा दिया, कैप, यानी दो से एक की ओर है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसका परिमाण लिखेंगे कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। पहले आप नियतांक लिखोगे के, हमने ये माना कि निर्वात में रखे हैं दोनों आवेश, के Q1 डॉट Q2 अपॉन में दोनों के मध्य विस्थापन का परिमाण कितना है, मोड R12 का स्क्वायर। ठीक है, R21 ले लो चाहे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू R21 कैप। अब ए कैप की वैल्यू यदि यहाँ से फाइंड आउट की जाए तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए अपॉन में क्या आएगा, मोड ए आएगा। तो इसके जगह मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर R21 अपॉन मोड R21, ए की बात है दोनों। उसके बाद यदि इन्हें सॉल्व किया जाए तो हम लिख सकते हैं के डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन, अब ये इन दोनों का परिमाण आपस में समान है, कोई फर्क नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा R12, यहाँ पर घात 2 यहाँ पर घात 1, यानी घात जुड़कर कितनी होगी, 3 होगी। वेक्टर R21 की बात करूँ तो ये विस्थापन सदिश है, यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 करो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 कर दो, चाहे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 कर दो, कैसे भी आपने पढ़ा है वैसे कर सकते हो। और इसे मानिए इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई जी, एक आ गई। अब ठीक इसका उल्टा करते हैं, यानी Q2 पर बल देखते हैं Q1 के कारण। उसके बाद में लिखता हूं Q2 पर Q1 के कारण बल। क्या लिखेंगे जी, देखिए ज़रा, Q2 पर बल देखना है, यानी दो पर बल एक के कारण। पहले क्या लिखना होता है, परिमाण, तो परिमाण लिखेंगे मोड F21। उसके बाद में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। वेक्टर F21 के डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है जी, एक से दो की ओर है, यानी मैं लिख सकता हूँ R12 कैप। इसका मतलब है एक से दो की ओर बल की दिशा है। ये एकांक सदिश है और ये किसको बताएगा, वेक्टर F21 की डायरेक्शन को बताएगा। परिमाण लिखें, परिमाण समान आएगा जी, के Q1 डॉट Q2 अपॉन में परिमाण दोनों का समान है, मोड R12 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, R12 कैप है, यानी ए कैप बराबर क्या होगा, ए कैप बराबर पढ़ा है अपन लोगों ने वेक्टर ए अपॉन में क्या पढ़ा है जी, मोड ए पढ़ा है। यानी मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R12 अपॉन में क्या आएगा, मोड R12 लिख सकते हैं इस प्रकार। अब यदि इन्हें सॉल्व किया जाए तो हम लिखेंगे के Q1 डॉट Q2 अपॉन
घात 2, यहाँ पर घात 1, तो कितनी होगी, घात 3 हो जाएगी। यानी हम लिखेंगे मोड r12 की घात 3। वेक्टर r12 इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर r1, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था, वेक्टर r21 को लिखा था वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, अंतिम माइनस क्या कर देंगे, प्रारंभिक कर देंगे। यहाँ पर यदि माइनस कॉमन लिया जाए तो ये क्या आएगा, माइनस के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, मोड r12 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा, वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। अब यदि इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी पड़ी है, इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिए ज़रा, माइनस वेक्टर f12 और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वेक्टर f2। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है जी कि जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगाएगा। यानी यह एक तरह से न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है गति के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा है उसकी पालना करता है। यह न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध करो कि किस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो लिखना पड़ेगा। इसकी थ्योरी है मैं समझा देता हूँ कि कार्तीय निर्देश तंत्र में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनकी स्थिति सदिश कितनी है, वेक्टर r1 व वेक्टर r2 है, निर्वात में रखे गए। दोनों के मध्य जो विस्थापन सदिश है वो कितना है, वेक्टर r12 है। हमें पता है कि सर विस्थापन सदिश का परिमाण चाहे 1 से 2 की ओर जाओ चाहे 2 से 1 की ओर आओ, परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। ये किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है साहब, कि आपके पास यदि कोई वेक्टर है तो पहले उसका क्या लिखना होगा, परिमाण, और उसके बाद में क्या लिखनी होती है, उसकी दिशा। और यहाँ पर जो एकांक सदिश मैंने लिखा है वो किसको बताता है, उस सदिश की दिशा को बताता है, कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है उसको बताता है। यहाँ तक हो गया अपने पास। उसके बाद में आएगा विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि जो आज करवाया वो सभी को समझ आ गया होगा। और मैंने पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि यदि इसमें कुछ पढ़ाने में त्रुटि हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर सुधार करूँगा।